हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ फ्रेंड्स। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2023 का आपका प्रत्येक दिन मंगलमय हो, जीवनदायिनी हो, शुभ हो। ठीक है, चलिए इसी शुभकामना के साथ आज आपके साथ एक जानकारी शेयर करना चाहता हूं। हम आज बात करेंगे उस टॉपिक को हम पिछले बहुत महीनों से देखते हुए या झेलते हुए आ रहे हैं। तो बात है हमारा क्या 58% आरक्षण, है ना। अब देखिए, आप वीडियो में आपको शो हो रहा होगा कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण जो 58% इसको हाईकोर्ट ने खारिज किया। ठीक है, फैसले फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी सरकार। ठीक, अब देखिए मतलब मान के चलिए आपका किस टाइप का है। एक सेकंड ना, ये आपका 20 तारीख का या 20 सितंबर का ये है ना, जो क्योंकि 19 सितंबर को हमारे पास रिजल्ट आया था। तो देखिए, उस 19 सितंबर के बाद से सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाली थी। क्या अपील की है, नहीं की है, इससे कोई भी वो नहीं है, हमको पता नहीं है। अब देखिए, इसके इसमें एक चीज़ और लिखा गया कि नियुक्तियों पर कोई जो भी नियुक्ति है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। जो नियुक्ति ये यथावत रहेगी। इसके बाद भी, है ना, जो हमारे जो महाधिवक्ता उसने कहा है कि जो पुरानी नियुक्ति 2012 से लेकर 2022 तक वो ये सब सेम टू सेम रहेगी। लेकिन उसके बाद जो अन्य नियुक्ति है जो 2019 में 2019 नहीं बोला जाएगा, 2022 में जो पोस्ट आई थी या 2021 में जो पोस्ट आई थी पीएससी की, उस पोस्ट में तो यही आरक्षण लागू होना चाहिए था 58% वाला। उसको लागू नहीं किया गया और रोक दिया गया। ठीक है, इस सबसे तो आप लोग वाकिफ है। चलिए अब आगे देखते हैं इसका क्या आरक्षण का मुद्दा या मामला, या हम लोग बोल सकते हैं हमारा झमेला, है ना। क्योंकि ये कुल मिलाकर ये आरक्षण से लॉस किसका है? केवल विद्यार्थियों का। हर पार्टी अपनी राजनीतिक तव रोटी सेक रही है ना। इसके अलावा जो वर्गवाद भी है वो इतना बढ़ गया, इतना हावी हो चुका है कि मुझे नहीं लगता कि प्रत्येक व्यक्ति को इससे उभरना चाहिए कर मतलब उभरने का मौका मिल रहा है करके। हाल ही में आप लोगों ने देखा भी होगा कि मुख्यमंत्री से सवाल किए जाने पर थोड़ा-सा वो क्रोधित हो गए थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग, सीएम से मिला सर्व पिछड़ा वर्ग समाज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओबीसी को मिले 52%, है ना, आरक्षण। बिहार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी होगी जातिगत गणना। देखिए 27 बोल दिया, फिर 52 बोल दिया ओबीसी का। अब देखिए छत्तीसगढ़ में ओबीसी 41%, 8 साल में बढ़े, 18 लाख बढ़े और 16 जिलों में बाहुल्य। मतलब क्वांटिफाइबल डाटा रिपोर्ट करके लिखा देखिएगा, है ना। वो 3.22 करोड़ है, जिसमें ओबीसी 1.26 करोड़, मतलब छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 3.22 करोड़ दिखा रहा है यहाँ पे। और जिसमें ओबीसी को कितना बताया गया है, 1.26 करोड़। ओबीसी आबादी 41% है। मतलब क्या बोला जाए कि 41% लोग यहाँ पे ओबीसी है, जिसमें से अगर विधायकों में देखा जाए तो 90 विधायक में से 22। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक जो जनरल वाला है, जो अनारक्षित है, मैं केवल जनरल नहीं बोलना चाहूँगा, अनारक्षित वाला बंदा है, वो ये बोलते कि आपकी जनसंख्या बढ़ गई तो इसमें हमारी क्या गलती? आपकी जनसंख्या बढ़ गई तो इसमें हमारी क्या गलती? मतलब देखिए, आरक्षण बढ़ना या घटना ये मैटर कब करता है? आप केवल जनसंख्या के बेस पर देते हैं तो। और आपके संविधान में जनसंख्या के आधार पर नहीं लिखा गया है, या ये मान्यता नहीं है हमारे भारत सरकार में। तो देखिए, आपको आरक्षण जो देना है उसको किसमें देना है? जातिगत पिछड़ापन, है ना? जातिगत पिछड़ापन, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक पिछड़ापन के आधार पर देना है। ठीक है? अब उस मुद्दे में देखा जाए तो फिर छत्तीसगढ़ में उतने आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिए अब बड़े-बड़े ऑफ़िस में या वर्ग 2 में, वर्ग 3 में आपको हर वर्ग के अधिकारी मिलेंगे। एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हर एक बंदा, या राज्य सेवाओं में हर एक अधिकारी क्या हो जाता है, एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल से मिलेंगे ही आपको। बस उन चीज़ों में नहीं जो बाहर से आते हैं, जैसे कि हमारे आईएएस वगैरह है, उसमें भले हम जनरल को या ओबीसी को काउंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आईएएस में भी कोई एसटी कैटेगरी का नहीं, उसमें भी एसटी कैटेगरी का आता है। तो ये मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि हमारे साथ ना क्या हो रहा है कि एक राजनीति खेली जा रही है। केवल वोटों की राजनीति या राजनीति सेकी जा रही है। ना इस पर बीजेपी ठोस कदम उठा रही है, ना कौन, कांग्रेस। चलिए देखते हैं। एक बात याद रखिए, ये बात ऐसा है कि आप आरक्षण 27%, 50%, 100% ला सकते हो, लेकिन आपका एज अगर 35 में है, अब 35 से 36 हो गए, वो वापस नहीं आ सकता दोस्तों, ये कहना चाह रहा हूँ मैं।
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया कि आरक्षण संशोधन विधेयक कैबिनेट में मंजूर 1 दिसंबर को विधानसभा में, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया, ओबीसी आदिवासी को 32%, ओबीसी 27 और एससी 13%, ईडब्ल्यूएस को 4% आरक्षण, ठीक। मतलब टोटल कितना दिया गया, 76%। अब देखो इसी के नीचे लिखा गया कि हाई कोर्ट में 50 से ज़्यादा जो हुआ था उसको खारिज कर दिया गया था, तो ये कैसे लागू होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोला गया कि तमिलनाडु में 69% आरक्षण। अब देखिए मैं एक थोड़ा-सा इस चीज़ के लिए बताना चाहूँगा, जो तमिलनाडु की बात है, तमिलनाडु में जब मतलब तमिलनाडु में आरक्षण लागू कब हुआ, जब किसका सरकार था, हमारी क्या नाम था उसका, ममता बनर्जी नहीं है, जयललिता, जयललिता, ललिता अम्मा बोलते हैं शायद, ठीक है। उनका ही जब कार्यकाल था तब क्या था, राजीव गांधी सरकार थी। उस समय ऐसा था कि कभी भी स्वतंत्र या बहुमत, शुद्ध बहुमत नहीं मिलता था, मान के चलते हम लोग, ठीक है। हमेशा गठबंधन की सरकार चलती थी। इसको सब के सब जो पढ़ने लिखने वाले, जो संविधान पढ़े हैं या अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पता है कि गठबंधन की सरकार पहले बहुत चली है। तो उस गठबंधन की सरकार में मायावती, मायावती नहीं, जयललिता ही है, सॉरी। तो जयललिता जी का एक ही प्रस्ताव था कि तमिलनाडु में इतना आरक्षण लागू होगा करके, तो वो उसको हटाकर क्या कर दिया गया कि 90वीं अनुसूची में ऐड कर दिया गया। अब 90वीं अनुसूची में ही क्यों? क्योंकि 90वीं अनुसूची ऐसा वो है, मतलब ऐसा भाग है, उसमें लिख दिया गया कि इस अनुसूची में शामिल किए गए विषय जैसे भूमि वाला है, जमीन अधिग्रहण वाला है, ठीक है, ये वाला है, तो उसमें जो हम लोग ऐड कर देंगे ना, उसको आम संशोधन नहीं कर सकते, ठीक है, उसको विशेष बहुमत से संशोधन करेंगे, ठीक है, ये है। अब संशोधन करने के लिए भी एकदम परफेक्ट कारण होना चाहिए ना, कि ऐसी नहीं कि जब मन करे लोकसभा में पारित किया और इसको संशोधन कर दिया करके। उस विधेयक को लाने लाने के लिए हमको क्या लाना पड़ेगा, पहले प्रस्ताव लाना पड़ेगा, सहमति लाने पड़ेगा, पर्याप्त रीजन लाना पड़ेगा। इसलिए सब आदमी 90वीं अनुसूची करके कूद रहे थे, मान के चलिए, ठीक है। ये तो हो गया कि ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, क्या है 90वीं अनुसूची। 90वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 90वीं अनुसूची में कुल 284 कानून शामिल हैं, जिन्हें न्यायिक समीक्षा का संरक्षण प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 31C में इसका प्रावधान है कि विषय 90वीं अनुसूची में डालने से इसकी समीक्षा कोर्ट नहीं कर सकता। विधानसभा में पारित करने के बाद इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय भेजना होगा, देखिए, है ना, गृह मंत्रालय, वहाँ इसका परीक्षण होगा, फिर इसे केंद्रीय कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट इसे संसद में लाकर संशोधन प्रस्ताव पारित करेगी, फिर इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद यह अधिनियम मूल रूप से छत्तीसगढ़ में लागू होगा। मतलब अब आपको पता है विधानसभा में पारित हो गया, विधानसभा में पारित होने के बाद भी राज्यपाल ने सिग्नेचर नहीं किए। अगर राज्यपाल ने सिग्नेचर कर भी दिया, ठीक है, सिग्नेचर करने के पश्चात क्या होगा, वह कहा जाएगा केंद्र के मंत्रिमंडल में। केंद्र के मंत्रिमंडल में जाए और वो लोग खुश होकर कर दे, ऐसा भी नहीं है। उनके खुश होने के बाद, उनके खुश होने के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित होना अनिवार्य है। अब वहां पे भी नहीं, वहां तक अगर मान लो पारित हो जाए, उसके बाद अगर राष्ट्रपति अपनी शक्ति का पावर का यूज करके क्या कर सकते हैं, अगर जेबी पॉकेट वेटो कर लिए तो क्या कर सकते हो, कुछ नहीं हो सकता उसमें, और है ना भाई। आप ये मान के चलिए कि आरक्षण में इतने सारे मामले या ऐसे फंस के रह गए हम लोग। देखिए, हाँ, ये अनुपूरक बजट वाला वही है। नेक्स्ट बोला आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पास होगा, भाजपा कांग्रेस में पुरानी बातों पर होगी बहस, इसको भी छोड़ दीजिए। एससी को 16, गरीब सवर्ण को 10% आरक्षण मिले, विपक्ष लाएगा संशोधन प्रस्ताव, ठीक है। मतलब अब ये फिर से क्या बोला जाए कि जो एससी को इन्होंने 13% किया है, उसको 16 करने के लिए मांग करेगा, और जो गरीब है, सॉरी, गरीब सवर्ण मतलब जो जनरल में आते हैं, है ना, उसके लिए केंद्र ने 10% बोला, तो उस 10% को लागू करो, आप 4 मत करो, ये भी बोला जा रहा है। भाई आप ऐसा एक्यूरेट डाटा क्यों पेश नहीं करते जिसमें सभी वर्ग संतुष्ट हो, है ना, इसको बढ़ाओ। अगर चलिए ठीक है, बार बार केंद्र केंद्र की बात करते हैं। सवर्ण को कितना मिला, 10% मिला है, ओके। ओबीसी को 25 मिला है, एसटी को कितना मिला है ऊपर में, अब मतलब जितना भी मिला हो, आपको जितना जितना देने का मन है 100% कर दो। मुझे तो कभी कभी ये लग जाता है कि छत्तीसगढ़ में कहीं 90% आरक्षण की बात ना चल दे कभी, ठीक है। एक दिन पेपर के एनालिसिस में शायद 82% वाला जो आरक्षण की बात आई थी, तो एक मेरे परम मित्र है ना, वो सरकारी आदमी है, वो बोले कि चलिए अभी छत्तीसगढ़ में 82% लागू नहीं है, जबकि मैंने उनको कहा था कि जो सामान्य प्रशासन विभाग से हमने क्या लिया था,
सूचना के अधिकार से जो जानकारी प्राप्त की थी उसके आधार पर नहीं है करके बोला था। तो वो स्पष्ट मुझे लड़ते हुए बोले गए थे कि ऐसा कुछ नहीं है, 58% वाला लागू है करके ऐसा जीत किए थे। तो आप दिग्भ्रमित ना होइए, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे फिर से दिया एसटी को 32%, एससी को 13, ओबीसी को 4, ईडब्ल्यूएस को ओबीसी को 27 और ईडब्ल्यूएस को 4%, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि मैंने इसे सत्र को बुलाने कहा था, मेरी तो पहले से सहमति, लेकिन स्थानीय आरक्षण पर सरकार के साथ समीक्षा करूँगी। अब एक चीज़ मुझे ये अजीब लगता है कि हम छत्तीसगढ़ वासी हैं, ठीक है? तो ऐसा क्यों होता है कि बस्तर वाला जो एरिया है, वहाँ पे केवल बस्तर रीजन के या बस्तर संभाग के लोग ही फॉर्म डाल सकते हैं? क्या मध्य रीजन या उत्तरी रीजन वाले ऐसा क्यों नहीं? जबकि बस्तर वाले मध्य रीजन में डाल सकते हैं। ये स्थानीय आरक्षण क्या होता है भई? आप तो राज्य की बात करें, आपको राज्य को जोड़ के रखना है ना। तो ये भी आप अगर एक रूप से भारत को या संविधान को सोचे, तो ये सब प्रपंच आपको समझ आने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, परीक्षण करूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सरकार ने अब ये नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा है कि सरकार ने जल्दबाजी में पेश किया आरक्षण बिल, ठीक है? इसके नीचे एक लाइन और लिखा है, पेश ही नहीं हुआ पटेल आयोग का डाटा, ठीक है? वो छबीलाल पटेल आयोग एक बना था, उसका डाटा हमको पेश नहीं किया गया। इसकी मामला तो अभी भी चल रहा है, हर कोई वो बोलता है कि छबीलाल पटेल आयोग है क्या? छबीलाल पटेल आयोग है क्या? उसका डाटा दिखाइए, ठीक है? अब अगर आप सोचिए, हमें किसी का जानकारी लेना है कि किस वर्ग में, किस विभाग में कितने आदमी सरकारी नौकरी में, कितने में करके। एक बात बताइए, हर जिले में आपके पास क्या होता है? अकाउंट ऑफिसर होते हैं। अकाउंट ऑफिसर के ही द्वारा तो आपको पता चलेगा ना कि आप इसके अकाउंट में इतना डाल रहे हो, उनके पास आपका अकाउंट का पूरा ब्यौरा रहता है, ठीक है? आप चाहो तो प्रत्येक जिले से अगर 2-2 दिन का टाइम लेंगे, है ना? प्रत्येक जिले से हमको डाटा लेने में 2-2 दिन का टाइम है, तो हमारे पास अब 33 जिले हो गए, ठीक है? हम 27 के हिसाब से ले रहे थे, 28 के हिसाब से ले रहे थे, तो 28 दूनी कितना दिन हो जाता है आपके पास? 56 दिन लगभग लगता, उसमें आपको पूरा डाटा आपको मिल जाता। अब ये पटेल आयोग ने क्या किया, कैसे किया, मुझे नहीं पता इनके बारे में। इस आयोग का ना डाटा दिखा किसी को, न विधानसभा में, न किसी और सदन में, ठीक है? इवन जब राज्यपाल ने वो माँगा था, आंसर माँगे, उनके बाद भी नहीं मिले हैं। फिर से नेक्स्ट क्या कहा, आरक्षण के लिए भी करना होगा और इंतज़ार, कुंजाम कमेटी ने किया आरक्षण के लिए काम शुरू, ठीक है? अब फिर से नेक्स्ट रोस्टर बनाने की बात कही गई, वो तो पारित हुआ है, लेकिन उसके बाद उसमें सिग्नेचर नहीं है। अब नेक्स्ट क्या बोले कि जिले और संभाग स्तर पर होने वाली भर्ती है, जिसकी जितनी आबादी होगी उसे उतना मिलेगा। मतलब जिस जिले में एसटी ज़्यादा वहाँ एसटी का आरक्षण, जिस जिले में ओबीसी को ज़्यादा तो ओबीसी का आरक्षण, ऐसा टाइप से बोल रहे हैं, सोच लीजिए आप। फिर नेक्स्ट आपके पास, मैं अब देखिए राज्यपाल मैम को भी ये सोचना चाहिए कि मैंने आदिवासी आरक्षण बढ़ाने को कहा था, सरकार ने सबका बढ़ा दिया। भाई, आप राज्यपाल केवल एक वर्ग के नहीं हो, आप अपने बयान को विवादित मत करिए। यहाँ से मुझे केवल वही लगता है कि दोनों पक्ष है ना, चाहे आप बीजेपी को देखो, चाहे कांग्रेस को देखो, चाहे किसी वर्ग को देखो, वे केवल अपनी राजनीति सेकने में मशहूर है और कोई नहीं। जो व्यक्ति, जो युवा बेरोजगार है, उसके लिए कोई किसी को खबर नहीं है, कोई नहीं चाहता कि आगे आरक्षण का मामला सुलझ जाए। ठीक है, आप देख लीजिए 2 नवंबर को स्टार्ट हुआ था, 2 नवंबर से दिसंबर हो गया, कल 2 जनवरी हो जाएगा। जल्दबाजी में आए विधेयक, पिछड़ा वर्ग ने कहा विधेयक न्याय संगत, ब्राह्मण क्षत्रिय बोले 50% हो आरक्षण। मतलब पिछड़े वर्ग ने कहा कि न्याय संगत, मतलब पिछड़ा वर्ग, मतलब वो बोल दिया कि 27% मेरा, मतलब हम लोग खुश है, ठीक है? इस चक्कर में अब ये ब्राह्मण क्षत्रिय लोग क्या बोल रहे हैं कि 50% का आरक्षण हो करके। भाई 50% क्यों, 60% आरक्षण होगा ना भाई, है ना? आप सोचिए, मैं यहाँ पे किसी वर्ग को, ना ओबीसी को प्रमोट कर रहा हूँ, ना एसटी को, ना एससी को, ना ओबीसी को, ना जनरल को। मैं आँख खोलने वाली बात कर रहा हूँ। हम स्टूडेंट हैं, छात्र हैं और सब के सब प्रशासनिक अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रशासनिक अधिकारी की सोच क्या होनी चाहिए? प्रशासनिक अधिकारी किसी एक पार्टीगत या एक जातिगत कभी भी अच्छा प्रशासन नहीं कर सकता। ठीक है? राज्यपाल ने माँगे 10 सवाल, और मैंने ऐसा भी सुना है कि राज्यपाल ने जो सवाल माँगे थे उसको स्पष्ट जवाब हमारे मंत्रिमंडल से नहीं दिया है। ठीक है? राज्य सरकार ने किया सवाल, आरक्षण लौटा क्यों नहीं दे रही राज्यपाल? अच्छा, यहाँ पे देखिए, सब के सब जानते हैं ना, सबके पास विधिक सलाहकार है। तो अगर मान लो जो है आरक्षण लौटा दिए, ठीक है? लौटाने के बाद फिर से इन्होंने अगर या तो चेंज किया तो बिना चेंज के पहुँचा दिए, तो दूसरी बात तो राज्यपाल बाध्य हो जाते हैं ना। ये चीज़ तो है।
इस कारण क्या हो जाता है कि राज्यपाल बाध्य भी ना होकर के वहां से भी कोई सिग्नेचर का नहीं, वो नहीं आ रहा ना, वापस करने का नहीं आ रहा है। समझ रहे हो इस चीजों को? तो आखिर लॉस किसका हो रहा है भाई? लॉस तो हमारा ही हो रहा है। नेक्स्ट में है, अनुसूचित वर्ग मांग रहा है 16%, पिछड़ा वर्ग की मांग 42% मिले आरक्षण। देख लीजिए अब, ठीक है, ये चल रहा है। ये कोई मुझे तो यहाँ पे नहीं लगता कोई स्टूडेंट जाकर उसकी मांग रखता होगा करके, है नहीं। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या है, आरक्षण विवाद अब दिल्ली की ओर, राज्यपाल मिलेंगे राष्ट्रपति पीएम से। राष्ट्रपति से मिले हमारे राज्यपाल, लेकिन पीएम से नहीं मिल पाई है। उन्होंने बताया भी है। लेकिन एक चीज बताइए, राष्ट्रपति के पास अगर जाएंगे, है ना, तो वो राष्ट्रपति तुरंत साइन करेंगे क्या? नहीं। वो मामला अगर आप अपने स्वविवेक के अधिकार से या अपने राज्यपाल के अधिकार से आपने राष्ट्रपति के पास भेज दिया, उनके लिए आरक्षित रख दिया, ठीक है, तो भी मामला रुकेगा तो सही। उससे अच्छा ये हो सकता है कि आप एक ऐसा पैरामीटर जारी करिए जिसमें सब वर्ग बराबर हो। क्यों? देखिए, जब लास्ट टाइम एसटी का कम किया गया, 16 से 12 किया गया, उस समय तो ज्यादा विद्रोह नहीं हुआ क्या? ऐसा मुझे लगता है। तो क्यों कोई विद्रोह करेगा भाई? छात्र हित को जानना जरूरी है। आपको ये होगा कि अगर जो जितने नौकरी वाले हैं ना, जितने नौकरी वाले, चाहे एसटी है, एससी है, ओबीसी हो, उनका काउंट अगर हम लोग किस में करना चालू कर दे? सवर्ण में कर दे, ठीक है, सवर्ण में कर दे या अनरिजर्व में कर दे। अनरिजर्व क्यों? क्योंकि भाई उनको तो प्रमोशन मिल चुका है। अगर उनकी सैलरी अगर 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए है ना, गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनके आने वाली पीढ़ी को या उनके बच्चे को क्यों आरक्षण देंगे हम? आखिर वही तो है ना, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पीछे। अगर आप किसी पोस्ट में हो तो आप आर्थिक रूप से पीछे नहीं हो ना, आपके बच्चे होंगे, ठीक है। पीछे तो वो बच्चे होंगे जो दिहाड़ी मजदूर है, या जो डेली काम करते हैं, या जो खेती बाड़ी में भी वही खेती बाड़ी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमांत कृषक ना। सीमांत कृषक ही क्या रहेगा इसमें, आरक्षण के लिए वैध होगा। ऐसा अगर नियम आ जाए कभी भी, तो तब तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि मुझे आरक्षण बढ़ाइए, कम करिए, क्योंकि ऑलरेडी अगर एसटी है या ओबीसी है, ये दोनों के दोनों अगर सवर्ण में काउंट होते हैं, यदि इसके पास नौकरी है, तो उसके पास, अगर हमने 76% को लागू कर दिया, तो उसके पास कितने बचा? 46, है ना, 46 बोल दिया, 36, 36 भी क्यों होगा, 24 बचा है ना। तो 24 में वो अपने बच्चे को लड़ने नहीं देंगे। हाँ, लेकिन अभी उसको मांग रहे कि हाँ, मेरे बच्चे को ये 27% चाहिए करके। समझ रहे हो इस चीजों को, कि लोग हमें, या ये देखा जा रहा है कि सरकार हमारा किस तरह से यूज हो रहा है, यूज कर रही है। देखिए क्या क्या पद अटके हैं। पीएससी 2021 इंटरव्यू पूरा कंप्लीट, लेकिन फाइनलिस्ट बचे हैं। यकीन रखिए 19 तारीख को लास्ट था, और उसी दिन कोर्ट का रिजल्ट आ गया कि अगर एक दिन और लेट से आता अगर रिजल्ट ना, कोर्ट का फैसला, तो ये शायद अभी तक ये लोग ट्रेनिंग में जा रहे थे। कितने मतलब क्या सोच के रखेंगे बेचारे लोग। अब वन सेवा का इंटरव्यू बचा है, असिस्टेंट डायरेक्टर का है, आयुर्वेद का है, फिजियोथेरेपी प्यून का बचा है, सीएमओ 2022 का भी बचा है, ठीक है, साइंटिफिक ऑफिसर है, पुलिस भर्ती वाले लोग का क्या बताऊं, माशाल्लाह कितने पेशेंस बना कर रखे बेचारे लोग। देखिए कब से चल रहा है उनका, 18 से है। अगर मान लो जाए आज 1 तारीख है ना, कल 2 तारीख को भी अगर क्या हो जाता है इनका, लागू जारी कर देते क्या, कि एग्जाम डेट है 2 तारीख से करिए करके। उसके बाद भी एग्जाम दिलाते तक फॉर्म 4 5 स्टेप में है इनका टोटल। अगर आप एग्जाम देखें तो पहले इन्होंने क्या किया, हाइट मेजरमेंट कराया, फिर प्री दिलाएंगे, फिर मेंस, फिर फिजिकल, फिर इंटरव्यू। 5 स्टेप में इनका, एक साल में तो कंप्लीट हो नहीं सकता। और आप लोग देखेंगे सितंबर या अक्टूबर में आपको क्या मिल जाएगा, फिर से वो आचार संहिता लग जाएगा, है ना, नया चुनाव का नोटिस आ जाएगा। देखिए यहाँ पे फिर क्या लिखे, भाजपा रिजर्वेशन विरोधी, हम गणना के आधार पर अनुसूचित जाति को आरक्षण देने को तैयार। आरक्षण विवाद, राष्ट्रपति से मिले राज्यपाल, सीएम बोले लौट कर विधेयक पर साइन करे, ठीक है। रोजगार की राजनीति, ये एकदम परफेक्ट चीज है जो लास्ट में जो मिला है ना, रोजगार की राजनीति। यहीं तक लास्ट में आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हरियाणा और मध्य प्रदेश सहित 6 राज्य निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन पूरी तरह से लागू कहीं नहीं है। इस बात को हमारे दिमाग में एकदम अच्छे से बिठाना पड़ेगा, क्योंकि फिर से वही बोलना चाहूंगा दोस्तों कि आरक्षण आ जाएगा, लेकिन आपका एज नहीं में रहेगा, आपका एज दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा। इस चीज को, इस बात की पीड़ा उस लोगों से होगी जो अभी 35 से पार हो चुके हैं, मतलब 35 पहुंचने वाले हैं, 32 33 34 में है। वो लोग क्या करेंगे, उनके पास कहाँ टाइम है भाई आरक्षण में करके।
जवाब भेज दिया विधेयक पर, राज्यपाल तुरंत हस्ताक्षर कर दे, सीएम पहले जवाब देखेंगे। अच्छा, पहले जवाब देखेंगे, विधिक अभिमत लेंगे, फिर आगे कार्रवाई करेंगे राज्यपाल। ये दोनों आपस की बहस है। ठीक है, राज्यपाल को विधेयक की समीक्षा का अधिकार नहीं, शक्तियां भी नहीं। मतलब देखिए, राज्यपाल को विधेयक की समीक्षा करने का अधिकार नहीं है, ऐसा किन्होंने कहा, सीएम ने कहा। वो बात सही है, ठीक है, लेकिन सीएम तो खुद ये बोल चुकी ना कि मैंने तो केवल एसटी को बढ़ाने का कहा था, अन्य वर्गों को नहीं। मतलब हमारे राज्यपाल ऐसा इंटरेस्टेड है, ऐसा टाइप से है। तो देखिए, मैं केवल आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो लास्ट हम लोग पढ़े ना, ये रोजगार की राजनीति, इस वर्ड को अच्छे से ध्यान दीजिए। ये जो रोजगार की राजनीति है, यही बस क्या है, आपको एकदम फैक्ट है, छत्तीसगढ़ में रोजगार की राजनीति चल रही दोस्तों, और कुछ भी नहीं। मैं अगर अपने वीडियो में किसी वर्ग को बोला हूँगा कि इसको ज़्यादा, मेरे से कम, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी एक वर्ग का सपोर्ट कर रहा हूँ। अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगा तो प्लीज़ अभी से सॉरी, है ना? मैं किसी का ऐसा ठेस पहुँचाने वाला बात नहीं करना चाह रहा हूँ। बस केवल हम अपने आप को जागरूक करना चाह रहे हैं। अपने आप को इन द सेंस कि हम एक प्रशासनिक अधिकारी बनने की सोच रखना चाहते हैं, तो अपने आप को कैसे छोटा रखें? एक रिसर्च में ऐसा देखा गया कि अ, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, वो यूपीएससी में क्यों सेलेक्ट नहीं होते? इसका रीज़न, दूसरा रीज़न क्या है पता है? कि जितने हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, वो केवल स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी करते-करते रुक जाते हैं। इस कारण वो कहाँ जाते हैं? यूपीएससी या एग्ज़ाम दिलाने नहीं जाते। तो अपने आप को हमको जागरूक करना है। आरक्षण की राजनीति क्या होगी, कैसे होगी, हमको नहीं पता। लेकिन मुझे भी और अन्य विशेषज्ञों को ये लगता है कि आने वाले 12 तारीख को, है ना, फरवरी में 12 फरवरी को हमारा प्री का एग्ज़ाम होना है। तो प्री एग्ज़ाम के लिए आप सभी अपने आप को पढ़ाई चालू कर दो। आरक्षण की राजनीति खींचतान होते रहेगी। मैं बीच-बीच में हर दिन चाहता था इसके लिए वीडियो बना सकता था, लेकिन इसलिए लास्ट टाइम बना रहा हूँ ताकि इस वीडियो को देखकर आप अपने आप को एक बार मोटिवेट रखिए। साल का नया दिन है ना, पहला दिन है। आप अपने आप में एक शेड्यूल बनाइए। आपके पास जितना टाइम हो उस हिसाब से टाइम टेबल सेट करिए। उस टाइम टेबल के हिसाब से आप प्री के अकॉर्डिंग, मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ना चालू करिए, क्योंकि हर वर्ग केवल क्या कर सकता है, मांग कर सकता है। जो भी होगा विधिक रूप से होगा, ठीक है? इसके अलावा ये बोला जाए कि अगर आप केवल एक सरकार के पीछे बैठ के बैठे हो कि हाँ, ये सरकार हमारा भला कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सोच कौन कर सकता है? जो कम पढ़े लिखे। आप सब के सब पढ़े लिखे और एक प्रशासनिक अधिकारी बनने के राह में हैं, तो आप आँख खोलकर या सभी तरफ से समझ सकते हो कि हमारा किस तरह से यहाँ पे क्या हो जा रहा है, शोषण हुआ जा रहा है। किस आधार पर? आरक्षण के आधार पर। ना तो आरक्षण पास हो पा रहा है, ना फेल हो पा रहा है। रद्द करते, फिर से नियम बनाते तो समझ आता। ये तो ना तो इस पार हो, ना उस पार हो, बीच में लटक रहे हैं। लेकिन हमारा एज को लटका देना प्लीज़ कोई ऐसा। हमारा एज भी तो आगे बढ़ा जा रहा है ना भई, ठीक है? चलिए ठीक है, बस इतनी ही बात कहनी थी। आप सभी को लास्ट में फिर से एक बार और हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, शुभ दिन हो। प्रत्येक दिन आप अग्रसर करें, उन्नति की ओर अग्रसर करें एवं हर दिन आपके लिए मंगलमय हो। थैंक यू।